Hello viewers, welcome to my YouTube channel. Today in this video we will discuss about decision tree knowledge discovery through neural network and genetic algorithms. तो ये जो वीडियो है हमारा वो बेसिकली डिसीजन ट्री को हम न्यूरल नेटवर्क और जेनेटिक एल्गोरिथम्स के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे हम उस कॉन्सेप्ट को एक्सपोज कर सकते हैं, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या रोल है डिसीजन ट्री के टर्म्स में, वो हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पीपीटी. सो ये हमारा पहला डायग्राम है, दैट इज़ द प्रोसेस of knowledge discovery in database. So if we are talking about the knowledge discovery, that means the discussion the core data mining components from the overall KDD process. As you know, KDD process, that is a knowledge discovery database. And apart from this, I'll accept that the common usage for this lecture and use the term data mining to mean both the core methods and the overall process. So I will just talking about these two things. After that, as you can see, the database is जो डिवाइड हुआ है हमारा दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, और वो किस पे आपका कंप्लीट हो रहा है, वो डेटा वेयर हाउस के अंदर कंप्लीट हो रहा है. सिंपली केडीडी प्रोसेस है जिसमें कलेक्टिंग और ट्रांसफॉर्मिंग डेटा जो है हमारा डेटा माइनिंग के थ्रू होते हुए जो हम एट द एंड जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं हम इवैल्यूएशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ आवर कंप्लीट डेटा. तो ये हमारा नॉर्मली केडीडी प्रोसेस है. ये नॉलेज डिस्कवरी की हम बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमें डेटा जो डिसीजन ट्री है उसको हमें न्यूरल नेटवर्क और आपका जेनेटिक एल्गोरिथम्स के टर्म्स में समझना है, तो केडीडी प्रोसेस का आपका समझना ज़रूरी है यहाँ पर. So our next slide is that is the data mining is not a precisely defined area. So embodies many related academics and applied specialists. They will approach sometimes like statics, visualizations, artificial intelligence, machine learning, database technology, neural network, pattern recognition, knowledge based system, knowledge acquisitions and information retrieval. There are many more areas. तो हम data mining के अंदर इन सब terms को डिफाइन कर सकते हैं. एंड दीज आर द 7 बेसिक मेथड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिसीजन ट्री विद आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स एंड क्लस्टरिंग एनालिसिस. क्लस्टरिंग दैट इज़ नोन एज द नियरेस्ट नेबर्स. इसका क्लस्टरिंग के अकॉर्डिंग भी हम अपना जो डेटा सेंट्रॉइड वो फाइंड आउट कर सकते हैं. फोर्थ वन इज़ जेनेटिक एल्गोरिथम्स. जेनेटिक एल्गोरिथम्स जो है डिसीजन ट्री के रेस्पेक्ट में यहाँ पर बात की जा रही है. बायसन नेटवर्क्स एंड 6 स्टैटिक्स एंड हाइब्रिड. सो ये हमारे 7 बेसिक मेथड्स हैं जब हम डिफाइन करते हैं इसको डेटा माइनिंग के अंदर. सो दीज आर द two basic approaches, supervised and unsupervised. As you know, that is the dependent or targeted variables, and unsupervised, that is known as pure data mining. But assumption जो है उसमें कम होता है, and we can say that the typically used for clustering techniques. तो unsupervised learning को हम clustering techniques के terms में हम यूज़ कर सकते हैं. अब यहाँ पर बात हो रही है डिसीजन ट्री की. तो डिसीजन ट्री को बनाने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं. हम दो तरीक़ों से अपने डिसीजन ट्री को हम एक शेप दे सकते हैं. फर्स्ट वन इज़ दैट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप विद डेटा. यानी कि डिसीजन ट्री जब हम बनाएंगे तो उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन बिटवीन द रिलेशनशिप बिटवीन द डेटाज. एंड देन द एक्सेल्स एट क्लासिफिकेशन एंड प्रेडिक्शन मॉडल. क्लासिफिकेशन एंड प्रेडिक्शन मॉडल हम एक्सेल पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक मॉडल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड prediction. So if we are talking about the decision tree knowledge, the decision tree is a map of the possible outcomes of a series of related choice. यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ चॉइसेस हैं. आप नंबर ऑफ चॉइसेस को सीरीज़ के साथ लेकर आप एक पॉसिबल आउटकम जनरेट कर सकते हैं. सो बेसिकली इट अलाउज एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन to possible actions against one another based on their cost, probabilities and benefits. तो हमारे पास यहाँ पे probabilities हैं, benefits हैं और cost हैं जिसके रिस्पेक्ट में हम नंबर ऑफ एक्शंस को भी जनरेट कर सकते हैं. सो बेसिकली दिस इज़ द एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीजन ट्री नॉलेज, यानी कि हमें नॉलेज किस बेस पर मिल रही है डिसीजन ट्री की. So this is the actual sample data of a decision tree. So as we know that is a start
at the top with all records, nodes use field values to go left or right. So branches to further nodes or to end point. अब उस end point को हम leaf बोल रहे हैं. Actually that defines higher or lower likelihood of the outcomes or dependent variable, that is known as supervised data mining. और जब हम asymmetric models की बात करते हैं, that note that a variable can be used in more than one place. So although fairly clear to interpret, if a particular model is small can quickly become difficult to interpret. सो कंस्ट्रक्टिंग जो है हमारा यहाँ पे दोनों साइड से हो रहा है, ऑटोमेटेड और इंटरेक्टिव सेमी ऑटोमेटेड से. सो वी कैन चूज विच वेरिएबल टू यूज, एंड फॉर कंटिन्यूस वेरिएबल वेयर आउटपुट या आउट पॉइंट्स जो हमारे जो कट पॉइंट्स हैं, इट विल बी ब्रांचेस कैन बी रिस्ट्रिक्टेड विद द 2 पॉइंट्स. तो आप देख रहे हैं जेंडर को मैंने डिवाइड कर दिया एज और मैरिड के साथ. उसके बाद जो एज है हमारी वो फैक्ट डिपेंड करेगी हेल्थ पर कि 65% से अगर लेस देन है तो हेल्थ अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी, यस और नो. और अगर अबव 65 या इक्वल्स टू 65 है उसके बेसिस पर क्या कंडीशन रहेगी. तो डिसीजन ट्री बेसिकली ये बता रहा है कि जब हम एक सर्टेन पॉइंट पर आते हैं, सर्टेन डिसीजन पर आते हैं, तो हमें वहाँ पर नंबर ऑफ चॉइसेस को चूज़ करना पड़ता है, जिसको हमने नाम लिया है कट पॉइंट. तो ये हमारे कट पॉइंट हैं जिसके बेसिस पर हम बात करते हैं अपने डिसीजन ट्री की. सो बेसिकली टिपिकली जो ये जो डिसीजन ट्री डिवाइडेड अस data set into a training and validation subset. तो यहाँ पर ट्रेनिंग सबसेट और आपका वैलिडेशन सबसेट के बेसिस पर भी आप अपना डिसीजन ट्री डिफाइन कर सकते हैं. सो अब बात आती है हाउ वी कैन ड्रॉ अ डिसीजन ट्री. जैसा कि आप ये सिंपली प्रीवियस डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम को ड्रॉ कैसे कर सकते हैं. तो ये मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं डिसीजन ट्री बनाने के. पहला ये हो सकता है कि स्टार्ट विद द मेन डिसीजन लेना है हमें, अब एक मेन डिसीजन के साथ चलना है. सेकंड वन इज़ ऐड चांस एंड डिसीजन नोट्स. चांस लेते जाना है पॉइंट बाय पॉइंट. हम कह सकते हैं कि इसके अंदर ये हमारा मेन डिसीजन है, इसके बाद जब हम यहाँ पर आए तो हमें चांस लेना है. यहाँ पे हमारा चांस इट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 फेज. डिसीजन नोट बनते जाएंगे और हमें क्या करना है, इट कंटिन्यू टू एक्सपैंड अंटिल एवरी लाइन रीचेज एन एंड पॉइंट. यानी कि हमें एंड तक जाना है जहाँ तक हमारा एंड पॉइंट हमें नहीं मिल जाता. इट मीन्स कि वहीं पर हमारा डिसीजन ट्री फाइनल बनता है. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स. एक्चुअली इट रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन दैट टेक्स एन इनपुट, a vector of attribute values and return a decision that is a single output values. ये कुछ important factors हैं. Decision tree algorithm falls under the category of supervised learning. They can be used to solve both regression and classification problems. And the last one is a decision tree reaches its decision by performing a sequence of tests. यानी कि हमें एक sequence बनाना पड़ता है. जब number of test हम कर रहे हैं decision tree के base पर, तो वहाँ पे हमें उस चीज़ को फाइंड आउट करना है कि जो हमारा सीक्वेंस है क्या वो पर्टिकुलर पॉइंट से जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो तभी हमारा डिसीजन ट्री बन सकता है. सो दीज आर द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ डिसीजन ट्री. easily understood and interpreted, that is a strength, single strength, and represent complexity in a compact form. Handle non-linear data well, relatively well suited to automation. These are the actual strength. और जब वीकनेस की बात कर रहे हैं तो वीकनेस क्या है, बेसिकली लार्ज ट्रीज विद लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स बिकम डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड. यानी कि जब हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स बन जाएंगे एट द स्केल, जब हमारा उससे बाहर चला जाएगा तो हमारे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा डेटा को समझना. सो ये हमारा पहला वीकनेस है डिसीजन ट्री का. सेकंड वीकनेस इज दैट इज़ अ मिसिंग डेटा मस्ट बी appropriately managed in constructions and use of the models. मिसिंग डेटा को हमें कंसीडर करते चलना है सो दैट हमारा कोई भी एक्चुअल एंटिटीज़ जो हमारी जो मिसिंग एंटिटीज़ है कोई हमारे से स्किप ना हो जाए. तो ये हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है. सो दिस अब बात कर रहे हैं न्यूरल नेटवर्क की. सो न्यूरल नेटवर्क बेसिकली क्या कहता है, इट बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स हैज़ मल्टीपल इनपुट्स जिनको हम बोल देते हैं कि डेंडेंट्रीज होती हैं हमारी, रिजल्टिंग इन एन आउटपुट. सो बेसिकली दिस इज द एक्चुअल मॉडल इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म विथ मल्टीपल इनपुट्स. तो यहाँ पर मल्टीपल इनपुट्स को हम कैसे ले रहे हैं, एक्स के फॉर्म में ले रहे हैं, x1 x2 और xn. तो एक्सेसेस एंड ईच विद वेट्स. जो वेट्स हैं हमारे w1 w2 wn, उसको हम ws के फॉर्म में ले सकते हैं. एंड रिजल्टिंग
इन एन आउटपुट वाई। तो जो भी हमारा आउटपुट आ रहा है उसको हम किस पर सेव करते जा रहे हैं, वाई के फॉर्म्स में। तो ये आपको पता लग सकता है न्यूरल नेटवर्क बेसिकली क्या होता है। तो समटाइम्स जब भी न्यूरल नेटवर्क की बात आती है तो न्यूरल नेटवर्क जो है हमारा एक बायोलॉजिकल टर्म्स है। तो जब ये कहते हैं कि कंप्यूटर साइंस में जितनी भी आपके डेवलपमेंट हो रहे हैं उसमें न्यूरल नेटवर्क भी उनमें से एक है। तो जब एक न्यूरल नेटवर्क बेसिकली क्या कहा जाता है, न्यूरल नेटवर्क एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है और इसको हम लर्निंग एल्गोरिथम टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, लर्निंग टेक्नोलॉजीज। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क टेक्नोलॉजी को इंसानी दिमाग में स्थित न्यूरॉन्स से प्रेरित होकर तैयार किया जाता है। यानी कि जिस तरीके से न्यूरॉन्स वर्क करेंगे उस हिसाब से हमारा न्यूरल नेटवर्क जो हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है उसको हम समझ सकते हैं। तो जिस तरह से इंसानी दिमाग जो नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन्स जो भी न्यूरॉन्स मिलकर एक नेटवर्क क्रिएट कर देते हैं और किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं, हम वन टू वन प्रोसेस कर रहे हैं फ्रॉम द न्यूरॉन साइड्स, उसके अकॉर्डिंगली हमें आउटपुट मिलता है। तो जैसा न्यूरॉन्स का बिहेवियर है उसके बेसिस पर ही हमें उसके नंबर ऑफ आउटपुट मिल जाते हैं, जिसको मैंने आपको बताया है वाई के फॉर्म्स में। तो यहाँ पर हम डिसीजन ट्री के अंदर हम डिसीजन ले रहे हैं, वन टू वन एंड पॉइंट पर पहुंच रहे हैं। तो उसी से इंस्पायर होकर न्यूरल नेटवर्क बेसिकली क्या है, वहाँ पर हम न्यूरॉन्स की बात कर रहे हैं। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन्स जो होता है वो बेसिकली नंबर ऑफ न्यूरॉन से मिलकर एक न्यूरॉन नेटवर्क क्रिएट कर रहा है, न्यूरॉन नेटवर्क भी बोलते हैं। और उसके बेसिस पर हम क्या ले रहे हैं, आउटपुट्स ले रहे हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि न्यूरल नेटवर्क की सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये फील करता है। इट मीन्स जो भी मिस्टेक्स हैं हमारी वो उसको अकॉर्डिंग टू दैट वो उसको रिजॉल्व कर रहा है टाइम टू टाइम। सो बेसिकली ड्राइव फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसर्स एंड मॉडल ऑन द ह्यूमन न्यूरॉन्स। तो ये हमारा नेक्स्ट टर्म्स है, दैट इज़ अ वेट हिडन लेयर। अब न्यूरल नेटवर्क को आप समझ रहे हैं डिसीजन ट्री के बेस पे, जहाँ पर प्रिडिक्शन है, एजेस हैं, जेंडर है, इनकम है। सो दिस इज़ अ hypothetical model that might be used to predict health status. So this model is supervised. हम कह सकते हैं target variables good health and poor health, input variables at the bottom and feed forwarded as input to a hidden layer of all nodes. तो जितने भी वेटेज हैं हमारे, जो वेट्स हैं जो वो हमारे सेट एंड एडजस्टेड ड्यूरिंग ट्रेनिंग। तो अब वैरायटी ऑफ वेरिएशंस अप्रोचेज यूजिंग फीडबैक आर्किटेक्चर्स। तो ये इस तरीके से हम अपना जो भी न्यूरल नेटवर्क को हम डिसीजन ट्री के फॉर्म्स में समझ सकते हैं, जहाँ पर हमारे वेट्स हैं, हिडन लेयर्स हैं, अगेन वेट्स एंड सम इनपुट वेरिएबल। सो एल्गोरिथम टू ऑप्टिमाइज कंप्यूटिंग टाइम विच कैन बी एक्सटेंसिव मल्टीपल ट्रेनिंग पासेस। तो ये हमारा डिसीजन ट्री का जो फैक्ट है। अब न्यूरल नेटवर्क के कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, एक्यूरेसी ऑफ प्रिडिक्शन है, robust performance with a wide variety of data types. Weaknesses are that is the prone of to overfittings and the poor clarity of मॉडल की थोड़ी सी मॉडल को हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है न्यूरल नेटवर्क के अंदर। सपोर्टिव तो है हमारे न्यूरॉन्स, इंफॉर्मेशन जनरेट तो हो सकती है, बट यहाँ पे हम इस मॉडल को और ज़्यादा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं in terms of further development. So these are the strength and weaknesses of our neural network. अब जो हमारा थर्ड पॉइंट आता है दैट इज़ द जेनेटिक एल्गोरिथम्स। अब जेनेटिक एल्गोरिथम्स क्या है, तो बेसिकली जेनेटिक एल्गोरिथम्स एक इट इज़ अ टाइप ऑफ सर्चिंग टेक्निक्स है जिसका उपयोग स्पष्टीकरण एंड वी कैन फाइंड द पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन ए एक्यूरेट मैनर। उसके पॉइंट्स में हम कर सकते हैं जेनेटिक एल्गोरिथम्स को। एक्चुअली इसमें ये भी कहा जाता है कि जो विकासात्मक कलन विधियाँ हैं, जो हमारी जो एक्चुअल जो हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट जो हम लेके चल रहे हैं, दैट इज़ नोन एज अ क्रॉस ओवर एंड वी कैन चूज सम सिलेक्शंस। तो उसके बेसिस पर हम अपने जेनेटिक एल्गोरिथम्स को स्टडी करते हैं। सो वी आर इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन ट्री दैट इज़ अ ग्राउंडेड in drawing applied using mathematics. Yet genetic algorithm basically require a accurate method to represent a solution to a problem. जेनेटिक का एक ही इम्पॉर्टेंट मोटिव है, वो है कि हमें प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करना है, उसका सॉल्यूशन किस तरीके से हमें निकालना है। तो वो हमारा जो मैनर है, जो प्रोसेस है, वो हमारा परफेक्ट होना चाहिए। सो दिस इज़ द fittest solution survive genetic algorithms. So this is the fittest solution survive genetic algorithms. So this is the fittest solution survive genetic algorithms. So this is the fittest solution survive genetic algorithms. So this is the fittest solution survive genetic algorithms. So this is the fittest solution survive genetic algorithms. So this is the fittest solution survive genetic algorithms. So this is the fittest solution survive genetic algorithms. So this is the fittest solution survive genetic algorithms. So this is the fittest solution survive genetic algorithms. So this is the fittest solution survive genetic algorithms. So this is the fittest solution survive genetic algorithms. So this is the fittest solution survive genetic algorithms. So this is the fittest solution survive genetic algorithms. So this is the fittest solution survive genetic algorithms. So this is the fittest solution survive genetic algorithms. So this is the fittest solution survive genetic algorithms. So this
सो इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक एल्गोरिथम, अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो जेनेटिक एल्गोरिथम इज़ कम्प्लीटली इंस्पायर्ड बाय द बायोलॉजिकल एवेल्युएशन। हम यहाँ पे बायोलॉजिकली किसी भी चीज़ को स्टडी कर रहे हैं तो ये उसका एक एवेल्युएशन है। और मैनी ऑपरेशंस मिमिक्स द प्रोसेस ऑफ द बायोलॉजिकल एवेल्युएशन इंक्लूडिंग नेचुरल सिलेक्शन, क्रॉसओवर एंड म्यूटेशंस। तो जेनेटिक इन तीन टर्म्स को भी इंक्लूड करता है। नेचुरल सिलेक्शन यानी कि हम रैंडमली कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर सकें क्रॉसओवर पॉइंट से, एंड म्यूटेशंस इज द लास्ट वन। तो ये जेनेटिक एल्गोरिथम हम इस तरीके से समझ सकते हैं अगर हम उसको बायोलॉजिकल टर्म्स में समझें। दीज आर द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ genetic algorithm that is suited to novel problems that are poorly understood, suitable where data is dirty or missing। इसमें डेटा हमारा मिसिंग होता है, उसको हम अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। एंड मे बी यूजफुल वेयर अदर मेथड्स कैन नॉट बी अप्लाइड एंड द वीकनेसेस आर नॉट ईजिली ऑटोमेटेड, आसानी से ये ऑटोमेट नहीं हो पाता है। एंड इट रिक्वायर क्रिएटिविटी इन देयर एप्लीकेशन। तो हम जब भी जेनेटिक एल्गोरिथम्स को जब भी हम स्टडी करते हैं, क्योंकि डिसीजन ट्री के साथ जोड़ेंगे तो हमें डिसीजन चाहिए होंगे, तो हम जब भी अपने डिसीजन बनाएंगे तो वहाँ पे हमारी एप्लीकेशन जिसके थ्रू हमें आउटपुट मिल रहा है, तो एक तो वो ऑटोमेटेड होना चाहिए। सेकंड वन इज़ इसमें क्रिएटिविटी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है जेनेटिक के अंदर। तो इन वीकनेसेस को ही हम कह देते हैं कि ये हमारा फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यूज़ या फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स के बेसिस पर हम इसको स्टडी कर सकते हैं जेनेटिक एल्गोरिथम्स को। सो यही वीडियो है मेरा, इसमें आप लोगों को पता लगा है। कंक्लूजन के बेस पर मैं बता देता हूँ, डिसीजन ट्री विद न्यूरल नेटवर्क, डिसीजन ट्री विद जेनेटिक एल्गोरिथम्स। तो जब भी हम डिसीजन ट्री पढ़ते हैं तो डिसीजन ट्री में हमें सर्टेन पॉइंट्स एंड पॉइंट्स तक जाना होता है। एट द एंड जब भी हम अपने डिसीजन फाइंड आउट करेंगे, न्यूरल नेटवर्क के बेसिस पर न्यूरॉन्स आएगा, न्यूरॉन्स पे हम अपना आउटपुट सेट करते हैं, रैंडमली सेलेक्ट कर सकते हैं न्यूरल नेटवर्क के थ्रू, डिसीजन नेटवर्क के साथ डिसीजन ट्री के साथ जोड़ेंगे। और जेनेटिक के अंदर हमारा रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है कि ये ऑटोमेटेड होना चाहिए और इसके अंदर थोड़ी सी क्रिएटिविटी की रिक्वायरमेंट्स है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस, यू कैन शेयर, यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू सो मच।